हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ। सेट नंबर आई है, ये आपका जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम हुआ था। यहाँ पर 6 to 8 वर्ग वाले स्टूडेंट्स का ये पेपर है और सेट आई की मैं यहाँ डिस्कशन करने आई हूँ। तो यहाँ पर जनरल पार्ट जो आपका था, जनरल पेपर था, जनरल जो आपका पोर्शन था, उसमें आपका यहाँ पर साइंस के सेक्शन को मैं डिस्कस करूंगी। तो साइंस के जो 8 क्वेश्चंस हैं, इन 8 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस क्या है, 2 क्वेश्चन थोड़े विवादित लग रहे हैं। लग क्या रहे हैं मतलब है, जिसका मैं प्रूफ आपके साथ लेकर आई हूँ। तो ये एनसीईआरटी की कटिंग से मैंने लगाई है, तो आप इसको देखकर आप इस पे चैलेंज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए आइए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और इससे पहले मैंने जो पूरा 40 नंबर का आपका साइंस वाला सेक्शन है उसको भी डिस्कस किया है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, तो वहां से भी जाकर अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं है, एक ही क्वेश्चन मुझे थोड़ा गलत लग रहा था। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, जस्ट सेकंड, मैंने आंसर्स मार्क इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ना बहुत खोजना पड़ेगा फिर। देखो पहला क्वेश्चन ये है आपका जनरल स्टडीज वाले विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। और इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसका ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, और आयोग ने भी इसका आंसर ए दिया है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। सेट आई है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चंस को इसी सेट के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। अभी डीप में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, अभी आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर समझिए, और कौन से क्वेश्चन में आपको विवाद खड़ा करना है वो देख लीजिएगा, उसका चैलेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या है, आयोग ने दिया है टॉर्च बल्ब, तो ये आपका आयोग का भी आंसर और आपका भी आंसर मैच किया होगा, तो ये टॉर्च बल्ब आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 को हिंदी में भी देख लो। निम्न में से कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका टॉर्च बल्ब, सी वाला उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड। तो आपको इसमें कोलॉइड बताना था। तो ब्लड एक कोलॉइड होता है, स्मोक एक कोलॉइड होता है। तो वेनेगर क्या है, वेनेगर आपका एक एसिड है, तो ये क्या है, ये कोलॉइड नहीं है। तो आंसर आयोग द्वारा और आपके द्वारा दोनों सही उत्तर होगा, तो इसमें भी कोई विवाद मत खड़ा करिएगा, ये क्वेश्चन आपका ठीक है। ठीक है, 51 को हिंदी में भी देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है, तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सिरका। सिरका आपका कोलाइड के अंदर नहीं आता। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है, इंग्लिश में देख लो पहले, कि स्टमक, हाँ, स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन अवर बॉडी इज। अब इसका मैं ना आपको एक कटिंग दिखाऊंगी जो कि एनसीईआरटी क्लास 12th की है, क्योंकि क्लास 12th में आपका ये चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ का। तो क्लास 12th के इस चैप्टर को, ह्यूमन हेल्थ वाले को, मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, चैप्टर बड़ा है, काफी डिजीजेस है, तो शायद 3 से 4 दिन लग जाए इस चैप्टर को खत्म करने में, पर इसको करेंगे अच्छे से क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं। तो टीआरई 4 में ये आगे और भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th में अच्छी खासी डिजीज दी हुई है। ठीक है, तो उसको मैं करवाऊंगी आपको, चिंता मत करिएगा, सारा डीप में, जो भी टीआरई 4 वाले अगर देख रहे हैं इस वीडियो को। तो देखो, स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट जो है इन अवर बॉडी, तो इसमें आयोग ने आपका आंसर स्प्लीन दिया है, पर यहाँ पर क्या होगा, आपका आंसर लिवर होगा। अब इसका आओ मैं आपको प्रूफ दिखा देती हूँ, तो प्रूफ से समझेंगे। चलिए आइए, तो ये जो कटिंग है ना, ये कटिंग आपको स्क्रीन पे दिख भी रही होगी। तो ये आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर से, वही ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है, तो उसमें मलेरिया आपको बहुत अच्छा डीपली बताया गया है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि पढ़ेंगे कि वी हर्ड अबाउट मलेरिया, अ डिजीज मैन हैज फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स, प्लाज्मोडियम अ टाइनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की, जैसे विवेक्स हो गया, मलेरिया हो गया, फैल्सीफेरम हो गया, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया को कॉज करता है। आउट ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इज द मोस्ट सीरियस, मतलब बहुत ज्यादा ही सीरियस कंडीशन क्रिएट कर देता है फैल्सीफेरम वाला मलेरिया। लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी को एज स्पोरोजोइड के फॉर्म में, और जो कि क्या है, फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो काटने के कारण होता है। अब देखो यहाँ पर ये लाइन देखो, जो कि येलो से बताई है मैंने, द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स। तो ये जो पैरासाइट्स है, ये आपके लिवर
सेल्स में मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर स्प्लीन का क्या काम होता है वो मैं आपको बताऊंगी। देन अटैक रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन द रप्चर ऑफ द आरबीसीज। तो मेन काम क्या है, पैरासाइट जो है वो लिवर सेल में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब कहाँ पर स्टोर होते हैं, जाकर लिवर सेल्स में, और वहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और फिर ये आरबीसीज को क्या करते हैं, रप्चर कर देते हैं, फाड़ देते हैं। ठीक है। अब ये जो आरबीसीज रप्चर हो जाती है ये फर्दर कॉज करती है डिजीजेस को, तो वो उसको उस पे मत जाइए। अभी मेन क्या है, क्वेश्चन के आंसर पे हमें आना है। तो पैरासाइट जो है वो लिवर सेल को पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आइए मैं आपको दूसरी कटिंग दिखाती हूँ। अब देखिए इस कटिंग को देखिए, ये आपकी गूगल का एक पेपर है, मतलब जो रिसर्च पेपर होते हैं उसकी ये कटिंग है। रिसर्च पेपर की कटिंग है, ऐसे ही इधर उधर की कटिंग मैंने नहीं यहाँ पर रखी है। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या आपको समझने वाली चीज है कि जो स्प्लीन का फंक्शन होता है, जो आपके आयोग ने स्प्लीन को आंसर दिया है, तो स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है, एज अ लिम्फोइड ऑर्गन सर्विंग टू एक्टिवेट द इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रोटेक्टिंग द होस्ट अगेंस्ट ब्लड बॉर्न पैथोजेंस इंक्लूडिंग मरीलियल पैरासाइट। तो इसका जो स्प्लीन का काम क्या होता है, स्प्लीन क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है इन्नेट और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि इम्यूनिटी को क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है बॉडी की, और क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देती है, और क्या करती है, ये मलेरियन पैरासाइट्स को क्या है, ये पैथोजेंस को अगेंस्ट, ये जो पैथोजेंस के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक ये कटिंग हो गई। अब एक दूसरी कटिंग देखो, अब यहाँ पर इसको भी पढ़ो। इन्फेक्शन विद प्लाज्मोडियम पैरासाइट इंक्लूड्स ड्रामेटिक चेंजेस इन स्क्रीन साइज। अब जब ये इन्फेक्शन हो जाता है किसके कारण, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण, तो ये स्प्लीन का जो साइज है इसमें ये बदलाव कर देता है, उनके सेलुलर कंपोजिशन में बदलाव कर देता है। while this organ serve as a front line for the clearance of PRBCs, it also serves as a site for immune cell activation, hematopoiesis, production of protective memory, lymphocytes। मतलब मेन बात क्या है कि टी सेल्स और बी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स को ये एक्टिवेट करती है, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं और क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज क्या है, स्प्लीन का रोल अलग हो जाता है। तो आयोग ने जो आंसर आपका स्प्लीन दिया है वो मेरे हिसाब से गलत होगा, यहाँ पर बिल्कुल गलत होगा। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। और आपने एनसीईआरटी क्लास 12 में भी देख लिया और रिसर्च पेपर में भी देख लिया कि यहाँ पर स्टोर हाउस ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ये आपका लिवर होना चाहिए, इसका आंसर स्प्लीन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। फिर भी आप और भी सोर्सेस से पता लगा सकते हैं, पर जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं अपनी चीजों को खोज पाई, तो वहां पर मैं आंसर पर लिवर पर जा रही हूँ। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलाइड। अच्छा, ये हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मैग्नीज यूज्ड फॉर। तो आयोग ने यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द अबव लगाया है, ये बात ठीक है। ये आपकी फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है, बैटरी प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ आप जा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है ना, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे कैसे आयोग ने गलत कर दिया, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब ये जल्दबाजी में वही बातें की अगर बनाई गई हो तो ये क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, क्योंकि साफ साफ एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई हैं, तो इसको नहीं गलत करना चाहिए था। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कंट्रोल द बॉडी बैलेंस। अब मैं आपको दो बुक्स की लाइन्स दिखाऊंगी। यहाँ पर आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की लाइन दिखाऊंगी, और यहाँ पर आपको क्लास 11th एनसीईआरटी बायो की आपको लाइन दिखाऊंगी। ठीक है, दोनों लाइन मैंने आपको वापस स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। तो आपको बॉडी बैलेंस की बात करिए तो क्लास 10th में आपको सेरिबेलम देखने को मिलेगा। तो क्लास 10th में क्या हो गया, ये आप क्लास 10th वाली बुक से देख सकते हैं, और ईयर वाला जो पोर्शन है ये आप क्लास 11th वाली बुक से देख सकते हैं। पहली लाइन है ईयर की। ठीक है, तो ये दोनों में बॉडी बैलेंस का एक रोल होता है, मतलब ईयर और सेरिबेलम दोनों बॉडी बैलेंस के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, आओ मैं इसकी एनसीईआरटी की लाइंस आपको दिखा देती हूँ। तो देखो, ये आपकी क्लास 10th की, सॉरी क्लास 11th की बायो की टेक्स्ट बुक जो है आपकी, ठीक है, बायो की टेक्स्ट बुक की, क्लास 11th की बायो की टेक्स्ट बुक का ये लाइन है। यहाँ पर क्या है, ईयर परफॉर्म, देखो ईयर वाले सेक्शन में है ये, ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शंस। ठीक है, पहला फंक्शन क्या हो गया, हियरिंग का, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। तो पहला ही रोल ईयर का, जहां पर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपको ये पहली ही लाइन देखने को मिल जाएगी, जहां पर हियरिंग, कान के सुनने का काम होता है ईयर का, और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। ठीक है, तो पहला तो आपका ईयर वाला जो पोर्शन था वो कंफर्म हो गया कि बॉडी बैलेंस के लिए ईयर जो है वो हेल्पफुल रहता है। आओ दूसरा सेरिबेलम वाला भी देख लें। अब ये देखो, अब ये आपका एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक है, ये एनसीईआरटी
क्लास 10th की बुक है जहां पर लिखा है आपका 104 नंबर पेज नंबर पे है, think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These are possible due to part of a hind brain called cerebellum. जो cerebellum के जो तुम पीछे वाला भाग होता है, पिछला भाग, पीछे वाला, पॉन्स के पास वाला, मेडुला के पास वाला, it is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. आ गया यहाँ पर balance of the body. तो ये कैसे इसने सेरिबेलम को नहीं बॉडी बैलेंस के लिए इन्होंने मार्क किया, ये शायद जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है, तो इनकी वजह से क्या है, आपको यहाँ पर चैलेंज करना पड़ेगा, और ये कटिंग आप लगा सकते हैं और वो भी कटिंग आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी की लाइंस एज सच है, ठीक है। तो उसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और लिख सकते हैं क्लास 10th का, ये क्लास 10th की बुक का है और वो ईयर वाला क्लास 11th की बुक में है। तो यहाँ पर आपका दोनों आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव की तरफ आप जाएंगे। तो आयोग के हिसाब से ये जो आंसर था ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। प्रूफ दिया है मैंने आपका इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो ये जो आंसर है ये आपका रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, क्योंकि वही बात होती है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, मतलब खाना खाया और सांस लिया, और क्या हो जाएगा, ये CO2 में टूटेगा, प्लस वाटर में टूटेगा, प्लस आपका लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, ठीक है। चलो, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो लॉट ऑफ, तो ये बात है, एनर्जी इज रिलीज, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो इसको हिंदी में देख लो कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन से नियंत्रित करता है। तो सेरिबेलम हो गया और कान दोनों हो गया, तो आंसर ये होगा, पर आयोग ने गलत आंसर दिया है, इसको आप देख लेंगे, सही करवा लेंगे, ठीक है। फिर श्वास प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर क्या है, ऊर्जा स्रावित होती है। देखो एक जगह मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था कि दोनों आपके दो आपके इसमें क्या है, ऑप्शन एक से हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देखो एक से नहीं है, एक जगह एटीपी है और एक जगह एडीपी है, ये अंतर होता है। एडीपी प्लस फॉस्फेट इसमें जुड़ता है तो एटीपी बनता है, ठीक है। तो इस चीज को समझेंगे यहाँ पर, तो ये एडीपी है, एक जगह एटीपी है, बहुत बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। तो आंसर सी जो है वो ठीक होगा, ठीक है, इसका आंसर इन्होंने ठीक दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लैम्प्स यूज्ड इन स्ट्रीट लाइटनिंग आर कनेक्टेड इन, ये भी इन्होंने आंसर ठीक दिया है, पैरेलल में हमेशा कनेक्टेड होते हैं लैम्प्स को, नहीं तो एक खराब होगा तो सारे खराब हो जाएंगे, है ना, अगर सीरीज में जुड़े होंगे तो ये भी आयोग द्वारा लैम्प वाला आंसर सही दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस का, मैं आपको साइंस का ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है ये, प्लांट्स अपीयर टू बेंड, ये आपका हार्मोन का चैप्टर है, और ये देखो क्लास 12th के से ना आपके बायो के क्वेश्चंस बहुत आए थे, तो मैं बायो के आपको काफी चीजें कराने वाली हूँ, क्लास 12th की भी, 11th 12th की भी, तो जुड़े रहिएगा चैनल से, चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और सुपर टेट की भी तैयारी करेंगे, बस आप जुड़े रहिए। प्लांट्स अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स लाइट ड्यू टू, तो ये आपका आंसर आयोग द्वारा दिया गया है, और ये आपका आंसर आपने भी लगाया होगा कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द शेडी पार्ट ऑफ शूट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका, शायद इतने ही क्वेश्चंस थे, हाँ, तो ये आपके 8 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट होते हैं, और फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो जरूर पूछिएगा। और एक क्वेश्चन है उसका आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का जो साइज, इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो नेग्लिजिबल होगा अगर कंपेयर किया जाए उनको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जब हम उसको सॉल्व करते हैं अपना कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्म वाला क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन का आंसर जो इलेक्ट्रॉन वाला है वो सही है, उसमें गलत नहीं है, बिल्कुल विवाद में खड़ा करिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो लेट आ रहा है, पर थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पाया था मेरा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, और देख लीजिएगा अभी, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।